तो आज का टॉपिक है रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी बॉडी के रोटेशनल मोशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 11 है, ये सिलेबस में है आपके। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है? मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ना है। मोमेंट ऑफ फोर्स, किसी फोर्स का किसी एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट कहलाता है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल, ठीक है। टॉर्क पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। फिर पढ़ना है हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जिरेशन इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्टिव, नो डेरिवेशन, ये सिलेबस से बाहर है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ना है, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं। लेट्स सी इन द डायग्राम, एक फोर्स लग रहा है पॉइंट पी पर, ठीक। उस पॉइंट पी की रोटेशनल एक्सिस से दूरी आर है, तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है उस फोर्स और उस फोर्स के पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर दूरी का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। इसको हम लोग को टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। न्यूटन होती है फोर्स की और मीटर होती है डिस्टेंस की। सो द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज न्यूटन मीटर। डेफिनेशन और उसकी यूनिट याद रखनी है। नेक्स्ट आता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। पहले हम लोग पढ़ते हैं किसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होता है। सो लेट्स सी, सपोज दैट एक पार्टिकल है पॉइंट पी पर जिस पर कुछ फोर्स लग रहा है और पार्टिकल v वेलोसिटी से चले, तो पार्टिकल के मास और वेलोसिटी v के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब अगर हम किसी लीनियर मोमेंटम का मोमेंट ले लें दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो डेफिनेशन में हम ऐसे कह सकते हैं, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम लेना एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। और सिंपल अगर हम डेफिनेशन इसको ऐसे लिखना चाहें, द एंगुलर मोमेंटम J, रिप्रेजेंटेटिव सिंबल क्या है J, ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन O इज इक्वल टू द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ R एंड P। R क्या है? उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, और P क्या है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। R इंटू P इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। या हम ऐसे भी कह सकते हैं द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब आते हैं रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी क्या है? जिसका शेप और साइज फिक्स रहे, फोर्स लगाने पे अपना साइज या शेप चेंज ना करे, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। सो इफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ रिजिड बॉडी to a body does not produce any displacement of the particle of the body relative to each other, then the body is called a rigid body। ना अपनी पोजीशन चेंज करे, ना उसके शेप और साइज में कोई चेंज आए, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अब आता है रिजिड बॉडी रोटेशन। तो देखिए ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। ये हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन। तो इसको हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ इसके सिलेबस पे दिया भी नहीं है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पार्ट का दिया गया है। देखिए लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है R इंटू एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ R कहलाता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच द बॉडी इज मूविंग, एंड ओमेगा क्या कहलाती है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी। सो ये रिलेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है जो यहाँ दिया गया है, V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब आता है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। देखिए
dv अपॉन dt बराबर होता है r d ओमेगा अपॉन dt, मतलब v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, दोनों साइड का अगर हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ d ओमेगा अपॉन dt। dv अपॉन dt मतलब चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू r अल्फा। So the linear acceleration of the particle in a body is equal to the product of the angular acceleration of the body and the distance of the particle from the axis of rotation। ये linear acceleration और angular acceleration के बीच का रिलेशन है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। अब आता है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का इक्वेशन तो देखिए जैसे होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बस हमें क्या करना होता है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लिख देते हैं ओमेगा नॉट और फाइनल वेलोसिटी को लिख देते हैं ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिख देते हैं, मतलब ए की जगह अल्फा कर देते हो, टाइम वही रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब डिस्टेंस जो होती है लीनियर डिस्टेंस की जगह लिखेंगे एंगुलर डिस्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड थीटा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये एंगुलर रोटेशनल मोशन की इक्वेशन हो गई। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेडियस ऑफ जिरेशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ जिरेशन में जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन लैमिना है जिसके कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनके मास हैं m1, m2, m3, m4 एंड m5 और किसी फिक्स्ड पॉइंट O से दूरी है r1, r2, r3, r4 एंड r5। अब हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी बॉडी के मास और उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी के स्क्वायर के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इस पूरी बॉडी को हमने छोटे छोटे मास में चेंज कर लिया, m1, m2, m3, ये छोटा छोटा मास है। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, इसका क्या होगा m2 r2 स्क्वायर और इसका m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर, m5 r5 स्क्वायर, और इन सबका सम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा इसका। लेट्स सी, देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले हम लोग इनर्शिया देख लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू इट अपोजेज द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी बॉडी का वह गुण जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले स्टेट चेंज का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब वो स्टेट चेंज अगर रोटेशन में हो रहा है, मतलब रोटेशन की स्टेट को चेंज करने को रोकने वाला जो गुण है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने इस प्लेन लैमिना को छोटे छोटे मास में चेंज कर दिया और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, I1, I2, I3। I1 क्या है, m1 r1 स्क्वायर, I2 क्या है, m2 r2 स्क्वायर, I3 क्या है, m3 r3 स्क्वायर। अब इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम जोड़ दें तो इस पूरी प्लेन लैमिना का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा mr स्क्वायर, ठीक है, जो अलजेब्रिक सम का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल I इज इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एक और डेफिनेशन दी गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ इट्स पार्टिकल बाय द स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी बॉडी के छोटे छोटे मासेस और उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी के स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। पहली वाली ज्यादा इजी है, वो याद करिए। नेक्स्ट आते हैं रेडियस ऑफ जिरेशन। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रेडियस ऑफ जिरेशन। द रेडियस ऑफ जिरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड
as the radial distance of a point from the axis of rotation at which if whole mass of the body is assumed to be concentrated, its moment of inertia about the given axis would be the same as with the its actual distribution of mass. ये कह रहे हैं कि अगर हम पूरी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट मान लें कि उस मतलब बॉडी का मोशन इस तरीके से हो कि मानो कि पूरा का पूरा फोर्स उस पॉइंट पर लगा है, तो उस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जिरेशन. फिर से समझिए, किसी बॉडी का हम कोई एक ऐसा पॉइंट उठा लेते हैं जो इस तरीके से बिहेव करे मानो कि टोटल फोर्स उस बॉडी का उसी पॉइंट पर लग रहा है, तो उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी कहलाती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जिरेशन. So the radius of gyration of a body about an axis of rotation is defined as the radial distance of a point from the axis of rotation at which if whole mass of the body is assumed to be concentrated, its moment of inertia about the given axis would be same as with the its actual distribution of mass. ठीक. The square root of the ratio of moment of inertia of the body about the given axis of rotation to its mass is the radius of gyration of the body about the given mass. अगर radius of gyration पूछा जाए तो k बराबर होता है √I upon mass of the body. किसी बॉडी का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास पता है तो रेडियस ऑफ जिरेशन का ये फॉर्मूला होता है. k कहलाता है रेडियस ऑफ जिरेशन दैट इज √I upon m, वेयर I is मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड m is टोटल मास. नेक्स्ट आते हैं दैट इज का थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो देखिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में सिर्फ थ्योरम पढ़नी है, इक्वेशन पढ़ेंगे और ये डायग्राम सिर्फ देख लेंगे, बट इसका हमें डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस. मान लीजिए एक बॉडी है, इसकी एक एक्सिस है AB, ये बॉडी प्लेन लैमिना अबाउट AB घूम रही है, तो इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अलॉन्ग क्या है I. The moment of inertia I of a body about any axis is equal to its moment of inertia ICM. अब ICM क्या है? उसी बॉडी का उस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर ऑफ मास से गुजरती है और इस पहली वाली एक्सिस के पैरेलल है, उसको हम कह रहे हैं ICM. About the parallel axis through its center of mass plus the product of the mass m of the body and the square of perpendicular distance A. ए क्या है? जो ए बी एक्सिस है और उसके पैरेलल में जो सेंटर ऑफ मास से खींची गई लाइन है उसके बीच की दूरी. ठीक. डिस्टेंस ए बिटवीन द टू एक्सिस. तो ये स्टेटमेंट याद करना है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM about a parallel axis through its center of mass plus the product of mass m of the body and the square of perpendicular distance A between the two axes. तो फॉर्मूला क्या है? I is equal to ICM plus MA square. I क्या है? इस बॉडी का AB के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ICM क्या है? इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. M क्या है? इस बॉडी का टोटल मास. और A क्या है? दोनों एक्सिस के बीच की दूरी. तो ये स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला याद करना है. नेक्स्ट आता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझते हैं. मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन लैमिना है और ये प्लेन लैमिना z एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है. ठीक. अब हमने क्या किया, इस z एक्सिस के अलॉन्ग हमने दो और एक्सिस बनाए जो z एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है और खुद भी परपेंडिकुलर है. ठीक. मान लिया इस प्लेन लैमिना का z के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है IZ. अब हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया P. इस पॉइंट P का z के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? IZ. इस पॉइंट P का x के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? IX. और y के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? IY. अब देखिए, अगर हम IZ की बात करें तो IZ क्या होगा? मास ऑफ द पार्टिकल P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? R. तो हमने ये मान लिया mr². अब देखिए, जो ये x है वही ये x है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना. तो राइट एंगल ट्राइंगल में r² बराबर क्या होगा? x² प्लस y². अब इस पॉइंट P का x के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर ये प्लेन लैमिना x के अलॉन्ग घूमे
तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम y, तो Ix बराबर क्या होगा m y स्क्वायर। इसी तरीके से अगर प्लेन लैमिना को y के अलॉन्ग घुमाएं, दूरी क्या है x, तो Iy बराबर क्या होगा m x स्क्वायर। तो अब देखिए Iz इज इक्वल टू क्या था m r स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। m का मल्टीप्लाई कर दें तो Iz बराबर क्या हो जाएगा m y स्क्वायर प्लस m x स्क्वायर, और m y स्क्वायर क्या है Ix और m y स्क्वायर क्या है Iy। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। तो स्टेटमेंट देखिए, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, z क्या है इस प्लेन लैमिना पे परपेंडिकुलर, is equal to the sum of its moment of inertia about any two mutually perpendicular axes in its plane intersecting on the first axis। मतलब Iy जो है वो सम होगा Ix प्लस Iy के। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी Iz इज इक्वल टू Iy प्लस Ix, जहां पे z उस प्लेन लैमिना पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और x और y प्लेन लैमिना के सरफेस पे खींची गई एक्सिस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन, ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क होता है टाउ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई। मान लेते हैं हमारे पास प्लेन लैमिना है, तो उस प्लेन लैमिना घूम रही है किसी एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा a और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा। मानो उस प्लेन लैमिना को हमने छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दिया जिनके मासेस हैं m1 m2 m3 डॉट डॉट डॉट। तो पहला मास जो m1 है उसका लीनियर एक्सेलरेशन माना a1 और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी क्या है r1, और उसका एंगुलर, देखिए किसी भी बॉडी का के किसी भी पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, वो नहीं बदलती। लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन चेंज होता है। तो उस पार्टिकल 1 का जो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है वो अल्फा। तो हम लोग जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है r टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। सो a1 बराबर क्या होगा r1 अल्फा। अब उस बॉडी पे लगने वाला, उस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्या आता है F1। फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1 इंटू a1 या m1 r1 अल्फा। इसी तरीके से दूसरे पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्या होगा अच्छा इसमें चीज और है, अब मोमेंट भी निकाल लेता। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स में उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा m1 r1 अल्फा इंटू r1। तो ये क्या हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा। मतलब पहले वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया m1 r1 स्क्वायर अल्फा। दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा। तीसरे का क्या होगा m3 r3 स्क्वायर अल्फा। अब देखिए द टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द होल बॉडी, ये टॉर्क था हर एक पार्टिकल पे, टॉर्क या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। तो इंडिविजुअल टॉर्क क्या थे m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में अल्फा को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा टाउ इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए ये सिग्मा mr के बराबर होता है, सिग्मा mr स्क्वायर अल्फा, और सिग्मा mr स्क्वायर क्या कहलाता है आई विच इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें एंगुलर मोमेंटम मतलब J और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I के बीच रिलेशन डेवलप करना है। मान लेते हैं पार्टिकल v लीनियर वेलोसिटी से कोई लैमिना है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके हमने छोटे छोटे पार्टिकल ले लिए जिनके मासेस है m1 m2 m3 डॉट डॉट, और उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है r1 r2 r3 डॉट डॉट, और उनकी लीनियर वेलोसिटी है v1 v2 v3 डॉट डॉट। तो हम लोग जानते हैं लीनियर वेलोसिटी पहले पार्टिकल के लिए लें तो लीनियर वेलोसिटी v1 बराबर क्या होगा r1 ओमेगा। ठीक, अब मोमेंट ऑफ दिस मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है मोमेंट इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंटम क्या है m1 v1 और डिस्टेंस क्या है r1। तो क्या हो जाएगा m1 v1 की जगह क्या लिख सकते हैं r1 ओमेगा, r1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये पहले पार्टिकल का है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखें तो वो क्या होगा, दैट इज m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। तीसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। इन सभी एंगुलर मोमेंटम का सम टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। हम ओमेगा कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, j इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। दिस इज सिग्मा mr स्क्वायर एंड सिग्मा mr स्क्वायर इज कॉल्ड I। सो एंगुलर मोमेंटम बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब टॉर्क एंड dg अपॉन dt के बीच का रिलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब dg अपॉन dt। अब देखिए सपोज अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ अ टॉर्क टाउ। कोई बॉडी है जिस किसी टॉर्क के अंदर रोटेट कर रही है एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा। ये हम लोग रिलेशन डेवलप कर चुके हैं। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू आई को आई लिखो। अल्फा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कहलाता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब देखिए जे बराबर अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पढ़ते हैं। जे बराबर क्या होता है आई ओमेगा और ओमेगा की जगह अगर हम देखें यहाँ पे दोनों साइड टी से डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी जे अपॉन डी टी बराबर आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा अपॉन डी टी आई की वैल्यू क्या है टाउ के बराबर। तो यहाँ पे हम टाउ रख देंगे। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा डी जे अपॉन डी टी। टाउ इज इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी। So the rate of change of angular momentum of a body is equal to the external torque acting upon the body। किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग अपॉन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पर बाहरी टॉर्क नहीं लग रहा है रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस और वो बॉडी किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसका एंगुलर मोमेंटम वही रहता है, नहीं बदलता। मतलब किसी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जे इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। लेट्स सी द न्यूमेरिकल। एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। ये लीनियर वेलोसिटी दे दी गई है v। The radius of its v is 0.35 मीटर, r दे दिया गया है। What is the average negative torque transmitted by its brake? हमें नेगेटिव टॉर्क बताना या टॉर्क बताना जो ब्रेक लगा रहे हैं टू अ व्हील इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड लग जाते हैं बॉडी को रुकने में। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है। The moment of inertia of the wheel about the axis of rotation, moment of inertia मतलब I दिया गया है, that is 3 kg per meter square। So let's see very important question। V क्या दिया गया 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, that is 15 मीटर पर सेकेंड। रेडियस कितनी है 0.35 मीटर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना जरूरी है। अब हम लोग जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो ओमेगा बराबर 15 अपॉन 0.35 दैट इज इक्वल टू 42.9 पर सेकेंड। ये आ गया उसकी एंगुलर वेलोसिटी। दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ब्रॉट डाउन टू 0। ये एंगुलर वेलोसिटी 15 सेकेंड के बाद 0 हो जाती है। ठीक। देयरफॉर द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, हमें एवरेज नेगेटिव एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है। अल्फा बराबर क्या होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या 42.9 और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या 0। क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 माइनस दिस, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। और अगर आप इसको 42.9 माइनस 0 अपॉन दिस लिखते हो तो आप आखिर में लिखेंगे इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो दैट इज माइनस 2.86 पर मीटर स्क्वायर। द एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द ब्रेक, हमें टॉर्क बताना था। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा
आई क्या है 3 kg/m² और अल्फा कितना है -2.86, दैट इज -8.58 kg/m². दिस इज द एवरेज टॉर्क अप्लाइड बाय द ब्रेक ऑन द व्हीकल. ये चैप्टर खत्म हो गया. इसके न्यूमेरिकल लगाइए, इसमें जो हमने हेडिंग्स डिस्कस की है उस पर क्वेश्चन बना के लिखिए, और यही सिलेबस का पार्ट पढ़ना है जो हमने आपको बताया. इसके अलावा बुक में कुछ भी दिया है इस चैप्टर में वो आपको नहीं पढ़ना है. हमने सारा इस चैप्टर का जो भी सिलेबस वाला पोर्शन था वो हमने डिस्कस करा है, बल्कि उससे ज़्यादा ही चीज़ बता दी है. तो आप सिर्फ इतने ही पोर्शन पर फोकस करें, एक्स्ट्रा चीज़ों में मत जाएं.